आज हमारा लाइफ इन द यूके कोर्स का लेसन नंबर 26 है, जो कि हम लाइफ इन द यूके टेस्ट 2026 एडिशन से बुक से बना रहे हैं। और ये बुक के बारे में इंफॉर्मेशन है जो कि मैं हर लेसन में देता हूँ। आप यहाँ वीडियो को रोक के और उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लें। आज का हमारा लेसन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट इस तरह से है कि ये हम वो चीज़ें पढ़ेंगे कि जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में काम आती हैं और उनके बारे में क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल फिल्म्स के बारे में, टीवी के बारे में, रेडियो के बारे में, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में। तो ये वो चीज़ें हैं जो ज़्यादा रेलेवेंट हैं। तो इस वजह से आप ज़रा लेसन को गौर से भी सुने और मेरे साथ आखिर तक रहें और फिर कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। बुक के बारे में इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो ये इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करके स्लाइड को गौर से देखें, सारी इंफॉर्मेशन इस पर मौजूद है। तो पेज नंबर 90 के ऊपर आ जाते हैं और अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल फूड्स का मतलब है रिवायती खाने या कौमी खाने आप कह लें। यहाँ पे एक चीज़ मैं बहुत इम्पोर्टेंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले हमने ये पढ़ा है कि यूके में 4 कंट्रीज़ हैं। आपने 4 का नंबर मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 4, ये नंबर याद रखना है, ठीक है। 4 कंट्रीज़ हैं, उनके 4 कैपिटल्स हैं, ठीक है, उनके 4 फ्लैग्स हैं और उनके 4 नेशनल फ्लावर्स हैं, उनके 4 नेशनल सेंट्स हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं कि उनके 4 नेशनल या कौमी या ट्रेडिशनल खाने कौन से हैं। इंग्लैंड का जो ट्रेडिशनल फूड है वो रोस्ट बीफ है, ठीक है। और ये आगे लिखा हुआ है कि किस चीज़ के साथ सर्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। फिश एंड चिप्स भी पॉपुलर है, लेकिन रोस्ट बीफ जो है। नेशनल जो फूड या ट्रेडिशनल फूड वेल्स का है वो वेल्श केक्स है, ठीक है। उसके बाद स्कॉटलैंड का नेशनल फूड हैगिस है और नॉर्दर्न आयरलैंड का ट्रेडिशनल फूड जो है वो अल्स्टर फ्राई है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द नेशनल और ट्रेडिशनल फूड ऑफ इंग्लैंड। तो आपने रोस्ट बीफ को याद रखना है। हाँ, कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रोस्ट बीफ को किस चीज़ के साथ सर्व किया जाता है। सर्व विद पोटैटोज एंड यॉर्कशायर पुडिंग, ठीक है। और कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि हैगिस किस चीज़ से बना हुआ होता है। अ शीप स्टमक स्टफ्ड विद ऑफल स्वीट अनियंस एंड ओटमील। सो ये चीज़ें जो हैं वो ये इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको ये देख लेनी चाहिए। उसके बाद है फिल्म्स। तो अब हमने ये देखना है कि फिल्म्स के बारे में हम यूके का क्या रोल रहा है। द यूके हैज़ हैड ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न सिनेमा। फिल्म्स वर फर्स्ट शोन पब्लिकली in the UK in 1896 and film screenings very quickly became popular. पहली बार जो फिल्म दिखाई गई पब्लिकली मीन्स वो 1896 में यूके में दिखाई गई और उसके बाद ये बड़ा ही मशहूर हो गया काम और लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया, ठीक है। सो जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्लेवर स्पेशल इफेक्ट्स ब्रिटेन फिल्म मेकर्स बिकेम फेमस फॉर। जो बरतानिया के फिल्म मेकर्स हैं यानी फिल्म इंडस्ट्री में, वो स्पेशल इफेक्ट्स के लिए बहुत मशहूर हैं और ये उनकी स्पेशल एक्सपर्टीज़ है। ओके, स्पेशल इफेक्ट्स कहते हैं कि फिल्म के अंदर जैसे आप यूँ कह लें कि एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, उससे एक बंदा चल रहा है, दूसरे पे छलांग लगा रहा है। अब जाहिर है इतनी ऊंची बिल्डिंग पे सब सचमुच का नहीं खड़ा होता। या टाइटैनिक फिल्म है फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि टाइटैनिक फिल्म में उस समंदर का पानी सारा अंदर आता है, जहाज डूब जाता है, ये सारा कुछ एक कमरे में हुआ है और या छोटे छोटे स्टूडियोज में होता है, ये सचमुच का नहीं, ये स्पेशल इफेक्ट्स हैं ना, ठीक है। तो इसके लिए बहुत मशहूर है। So उसके बाद हम ब्रिटिश एक्टर्स हैव वर्कड इन बोथ द यूके एंड यूएसए। बरतानिया के जो एक्टर्स हैं उन्होंने यूएसए यूके दोनों में काम किया है। सर चार्ल्स चैपलिन या जिसको चार्ली चैपलिन भी कहते हैं बिकेम फेमस फॉर साइलेंट मूवीज फॉर हिज ट्रैम्प कैरेक्टर एंड वाज वन ऑफ द ब्रिटिश एक्टर्स टू मेक हिज करियर इन हॉलीवुड। चार्ली चैपलिन ने फेमस है वो अपना ट्रैम्प का कैरेक्टर जो आपने देखा होगा, वो लोफर सलफंगा सा बंदा फिर रहा होता है और साइलेंट मूवीज होती हैं, वो बहुत मशहूर है, मज़ाहिया फिल्म थी। उसने हॉलीवुड में भी काम किया और ब्रिटेन में भी काम किया। ब्रिटिश स्टूडियोज फ्लरिश इन द 1930s। जिस चीज़ के साथ डेट लगी हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 1930 के ज़माने में ब्रिटिश स्टूडियोज भी फ्लरिश हुए। ओके, अब हम कुछ डायरेक्टर्स का नाम पढ़ेंगे। एमिनेंट डायरेक्टर्स including Sir Alexander Korda and Sir Alfred Hitchcock, which later left for Hollywood, remain important. Okay, 1980। ओके, जो बहुत बड़े डायरेक्टर्स यहाँ पे, डायरेक्टर वो होते हैं जो फिल्म बनाते हैं।
अलेक्जेंडर कोडा और एल्फ्रेड हिचकॉक, ये बहुत मशहूर हैं। एल्फ्रेड हिचकॉक बाद में हॉलीवुड चला गया और 1980 तक वहीं रहा जब उसकी डेथ हुई। During the Second World War, British movies, for example, In Which We Serve, played important part in boosting morale. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ज़ाहिर है जंग के दौरान बाज़ का जब हार रहा होता है कंट्री, तो लोगों का जो हौसले वो गिर जाते हैं, तो उस लिए फिल्में बनाई जाती हैं या कुछ कंट्रीज़ में गाने नेशनल सॉन्ग्स बना दिए जाते हैं, फिल्में बना दी जाती हैं, ड्रामे बनाए जाते हैं। तो उनमें से एक है इन विच वी सर्व। तो ये ताकि बरतानिया के लोगों का जो हौसला बढ़ाने के लिए और उनको बताने के लिए कि नहीं सब ठीक चल रहा है, अंडर कंट्रोल है। Later British directors Sir David Lean and Sir Ridley Scott found great success both in UK and internationally. दोनों को देखें सर का खिताब दिया गया, तो ये बहुत बड़े डायरेक्टर्स हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। In 1950s and 60s were high point of British comedies. 1950 और 60 के ज़माने में कॉमेडीज़ का ज़माना था। तो कौन से पासपोर्ट टू पिम्लिको, लेडी किलर्स एंड कैरी ऑन फिल्म्स, ये वो कॉमेडी फिल्म्स की सीरीज़ है जिसको बड़ी पॉपुलैरिटी मिली। Many of the films now produced in the UK are made by foreign companies using British expertise. आज अब ज़्यादातर फिल्में बाहर की कंपनीज बनाती हैं, लेकिन वो बरतानिया के लोगों की एक्सपर्टीज, जैसे क्लेवर इफेक्ट्स हो गया, साउंड एनिमेशन हो गया, ये इसके लिए वो इनकी मदद लेते हैं. Some of the most commercially successful films of all time, including two highest grossing films franchises, Harry Potter and James Bond, have been produced in the UK. Harry Potter और James Bond ये highest grossing franchises हैं, ये भी UK में बनती हैं. Ealing Studios has a claim to being the oldest continuously working studio facility in the world. अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे पुराना वर्किंग स्टूडियो जो है वो ईलिंग स्टूडियो है, जहाँ पे ये फिल्में वगैरह बनती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है. ब्रिटेन कंटिन्यूज टू बी particularly strong in special effects and animation. ये दो चीज़ें जो है वो बरतानिया के फिल्म मेकर्स की स्पेशलिटी है, स्पेशल इफेक्ट्स और एनिमेशन. एनिमेशन का मतलब होता है, जैसे ये आपने देखा होगा कि कार्टून्स टाइप की फिल्म होती है, उसमें कैरेक्टर्स बोल भी रहे होते हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, एलिफेंट हैं, वो भी बातें कर रहे होते हैं, हंस भी रहे होते हैं, इसको एनिमेशन कहते हैं. One example is the work of Nick Park, who has won 4 Oscars. For his animated films, including 3 for the films featuring Wallace and Gromit. तो उनमें से एक जो एनिमेशन का स्पेशलिस्ट है निक पार्क, उसका नाम है, और उसने 4 ऑस्कर जीते हैं. ये देख लें आप, इससे अंदाज़ा कर लें आप, ठीक है. Actors such as Sir Laurence Olivier, David Niven, Sir Rex Harrison, Richard Burton starred in a wide variety of films. British actors continue popular and continue to win awards. ये बड़े नाम हैं, कुछ फिल्मों के पुराने अदाकार हैं, और बरतानिया के लोगों ने बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स भी जीते हैं. फॉर एग्जांपल recent British actors have won Oscars, including Colin Firth, Sir Anthony Hopkins, Judi Dench, Kate Winslet and Tilda Swinton. So ये वो 4-5 बड़े नाम हैं जो आजकल के दौर के बड़े अदाकार हैं, ठीक है, और इन्होंने ऑस्कर अवार्ड्स जीते हैं. सो आपको क्वेश्चन बाज़ का आ सकता है, और चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं कि ये जो फिल्म अदाकार हैं इनका, कि इनमें से लेट से 4 अदाकारों के नाम, आपको एक्टर्स के नाम आएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से 2 एक्टर्स हैं जिन्होंने ऑस्कर जीता है. सो द एनुअल ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स hosted by British Academy and Film of Television Arts BAFTA are the British equivalent of Oscars. ये जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है. तो जिस तरह ऑस्कर्स अवार्ड मिलते हैं पूरी दुनिया में जो बेस्ट एक्टर होता है, तो इस तरह बरतानिया के अपने अवार्ड्स भी हैं जिसको BAFTA कहते हैं. ये ऑस्कर की तरह के बड़े अवार्ड्स हैं, और ये बरतानिया के अदाकारों को मिलते हैं, ठीक है. अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट फिल्म्स हैं, सम फेमस ब्रिटिश फिल्म्स. तो इनके बारे में अब कुछ ज़ाहिर है 2 चीज़ें यहाँ इम्पोर्टेंट. फिल्म का नाम है, जैसे 39 स्टेप्स है, आगे इसकी डेट लिखी हुई है कि कब बनी और किसने डायरेक्ट की. डायरेक्टर का नाम है सर एल्फ्रेड हिचकॉक फॉर एग्जांपल. अब द 39 स्टेप्स 1935 में बनी, एल्फ्रेड हिचकॉक ने बनाई, ये उसका डायरेक्टर था. तो अब इन सारी फिल्मों के नाम पढ़ के डायरेक्टर के नाम पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पे देख सकते हैं. लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट फिल्म्स को हाईलाइट कर देता हूँ, कोई भी आ सकती है, याद रखें.
लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, ये 39 स्टेप्स है, एनकाउंटर्स और डेविड लियन की बनाई हुई है। उसके बाद विमेन इन लव है, कैन रसल ने बनाई है। ओके, द किलिंग फील्ड्स है, ये ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर के बारे में है। और 4 वेडिंग्स एंड अ फ्यूनरल, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। लॉरेंस ऑफ अरेबिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये, लेकिन ये इतने ज़्यादा नहीं है, आप इनके नाम देख लें किसने बनाई है, कोई ना कोई लिंक्स इनके बना के आप अपने लिए इसको आसान कर सकते हैं। British comedy. The tradition of comedy and satire and ability to laugh at ourselves are important part of the UK character. ये जो अपने आप पे हंसना, मजाक करना, ये इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यूके लाइफ है, इसको सैटायर कहते हैं। ये बहुत अरसे से चला आ रहा है और ये यूके की लाइफ का कैरेक्टर है। अब देखें, मिडेवल किंग्स एंड रिच नोबल्स जेस्टर हैड टोल्ड जोक्स एंड मेड फन ऑफ द पीपल इन द कोर्ट। पुराने ज़माने के जो लोग थे, बादशाह थे या नोबल्स थे या दरबार थे, उनके यहाँ जोकर्स होते थे, वो लोगों का मजाक उड़ाते थे, किंग्स का भी, क्वींस का भी, रॉयल फैमिली का भी। तो वो माइंड नहीं करते क्योंकि वो खुद हायर किए थे ताकि वो थोड़ा सा एंटरटेन कर सकें। उस ज़माने में टीवी फिल्म तो नहीं होते थे ना। Later, Shakespeare included comic characters in his plays. In the 18th century, political cartoons attacking prominent politicians and monarchs and other family members became increasingly popular. तो ये आपको याद रखना है, 18वीं सदी में ये जो कार्टून्स होते हैं ना अखबारों में या जिस तरह मैगजीन्स में, वो लोगों के बनाए होते हैं, मजाक भी लिखा किया होता है, तो ये बने पॉपुलर। In the 19th century, satirical magazines began to be published. Most famous was Punch, okay, which was published for the first time in 1840s. फिर ये हुआ कि 19th सेंचुरी में इस तरह के मैगज़ीन बनना, सैटिरिकल मैगज़ीन आए जिसमें तंज किया जाता था और फिर मजाक भी बनाया जाता था। पंच उसका नाम था, 1840s में आया। ठीक है, इसको पैराग्राफ को छोड़ देते हैं। Television comedy developed its own style. Situation comedies or sitcoms, which often look at family life and relationships in the workplace, remain popular. So sitcoms popular होते हैं. Satire has also continued to be important, which shows that was the week that was in 1960s and Spitting Image in 1980s and 90s. In 1969, Monty Python's Flying Circus introduced a new type of progressive comedy. तो ये कुछ कॉमेडीज़ के नाम हैं और साथ साथ ये उनका जो है वो बताया गया कि कौन से ज़माने में कौन सी कॉमेडीज़ शोज़ मशहूर थे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं टेलीविज़न एंड रेडियो। मैनी डिफरेंट टेलीविज़न चैनल्स आर अवेलेबल इन द यूके, सम आर फ्री टू वॉच एंड अदर्स रिक्वायर पेड सब्सक्रिप्शन। तो बहुत सारे चैनल्स हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड सब्सक्रिप्शन होते हैं, आपको मंथली पे करना पड़ता है। Programs include regular soap operas such as Coronation Street, EastEnders. So ये Coronation Street और EastEnders बहुत important हैं, आपने इसको नहीं भूलना। ये soap operas हैं, यानी ये regular जिस तरह किस्तों में प्रोग्राम चलते हैं। In Scotland, some Scotland specific programs are shown, and there is also a channel with programs in the Gaelic language. Or there is a Welsh language channel in Wales, and there are programs in specific Northern Ireland in Irish Gaelic. तो इस पैराग्राफ में से आपको एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेलीविजन पे सिर्फ इंग्लिश में प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो आपने फॉल्स करना है, क्योंकि आपने देखा कि स्कॉटलैंड में स्कॉटिश गेलिक और आयरलैंड में आयरिश गेलिक और वेल्स में वेल्श के प्रोग्राम्स भी होते हैं। सो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के प्रोग्राम्स होते हैं। Everyone in the UK with a TV, computer or other medium which can be used for watching TV must have a television license. One license covers all the equipment in one house except when the people are different rooms, a shared house, rent different rooms in shared house and has a separate tenancy agreement. Okay, इसको मैं यूँ एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपकी एक फैमिली और आपके 4-5 कमरे हैं और हर कमरे में भी लेट से टीवी स्क्रीन लगा हुआ है, तो आपको एक ही लाइसेंस चाहिए, उस लाइसेंस को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लेट से आपका एक कमरा फालतू है, उसमें आपने किसी को किराए पे दे देना है, तो आप ज़ाहिर टेनेंसी एग्रीमेंट करेंगे, तो वो ज़ाहिर वो आपका फैमिली मेम्बर नहीं है। अब यहाँ पे 2 फैमिलीज़ रह रही हैं, तो अगर उसने टीवी देखना होगा तो उसे सेपरेट लाइसेंस चाहिए होगा। Some people over 75 can apply for free TV license, and blind people can get 50% discount.
75 साल से ऊपर अगर आप हैं और टीवी का शौक है तो फिर आपको फ्री टीवी लाइसेंस मिलती है। और अगर आप ब्लाइंड हैं, अगर आपका मतलब जो पीपल ब्लाइंड हैं उनको 50% डिस्काउंट मिलता है उसमें लाइसेंस में। You will receive a fine of up to £1,000 if you watch TV and do not have a TV license. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके पास टीवी लाइसेंस नहीं है और आप टीवी देखते हैं तो फिर आपको 1000 जुर्माना हो सकता है पाउंड। The money from TV license is used to pay for the British Broadcasting Corporation BBC. ये जो टीवी लाइसेंस से पैसा कमाया जाता है ये BBC को जाता है, ठीक है। दिस इज ए ब्रिटिश पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रोवाइडिंग टेलीविजन एंड रेडियो प्रोग्राम्स। द BBC इज द लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टर इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर है, जिसमें टीवी प्रोग्राम्स भी हैं, रेडियो भी हैं। तो इन सारों को चलाने के लिए टीवी लाइसेंस का जो पैसा है वो यूज किया जाता है, ठीक है। There is also many other different radio stations in the UK. Some broadcast nationally and others in certain cities and regions. There are radio stations that play certain types of music and some broadcast in the national languages. तो ये बिल्कुल इसी तरह यह है जैसे टीवी है, जिस तरह टीवी पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, इंग्लिश के भी हैं, इसी तरह रेडियोज़ में भी इंग्लिश में भी हैं लेकिन लोकल लैंग्वेजेस में भी। और कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उस रीजन में चलते हैं। लेट्स से जिस तरह कोई इंडियन, पंजाबी, पाकिस्तानी गानों के, शायरी के प्रोग्राम होते हैं, वो ख़ास एक जगह पे हैं, फिर वो सारी जगह पे नहीं हैं आप, ठीक है। BBC radio stations are funded by TV licenses and other radio stations are funded through advertisements. So BBC का तो हमने पढ़ा कि टीवी लाइसेंस से बाकी जो चैनल्स हैं वो फंड होते हैं एडवर्टाइजमेंट से। उसके बाद है सोशल नेटवर्किंग। Social networking websites such as Facebook and Twitter are popular way of people to stay in touch with friends. ये आप लोगों को मेरे से बहुत ही अच्छा पता होगा। ट्विटर को अब एक्स कहते हैं, तो अब आप इसको हम बाकी और नहीं पढ़ते, इसमें आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, इसमें आप सारा कुछ एक लोगों से रब्ते के लिए। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आते भी हैं। अब देखें, न सिर्फ ये पैराग्राफ, पब्स एंड नाइट्स क्लब, बेटिंग, गैम्बलिंग, ड्राइविंग, जितने भी पैराग्राफ्स हैं जिनमें एज लिमिट है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पब्स का पहले पढ़ते हैं। Public houses या pubs are important part of UK social culture. Many people enjoy meeting friends in pubs. Most countries have local pub that is natural focal point for the social activities. तो हर इलाके का अपना एक pub होता है, उसको local pub कहते हैं। Pub quizzes are popular. Pool and darts are traditional pub games. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पब के अंदर 3 चीज़ें बहुत मशहूर हैं, क्विजेस, उसके बाद पूल यानी वो स्नूकर की टाइप की चीज़, छोटी टेबल वाली, एंड डार्ट्स, वो जो तीर से होते हैं जो मारे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि पब की 2 इम्पॉर्टेंट गेम्स कौन सी हैं, तो आपको पूल्स एंड डार्ट्स करना है, ठीक है। पब क्विजेस आर पॉपुलर, ट्रू फॉल्स में आता है। टू बाय अल्कोहल इन अ पब or a nightclub you must be 18, अब ये age restriction है, or over, but people under the age may be allowed in some pubs with an adult. When they are 16, people can drink wine or beer when meal is in a hotel, as long as they are accompanied by an adult. तो इसका सारे का खुलासा मैं बताता हूँ। देखें, अगर आपकी एज 18 साल है तो आप पब में जाके अल्कोहल ख़रीद के पी सकते हैं, या नाइट क्लब में भी जाके पी सकते हैं, या रेस्टोरेंट में भी जाके पी सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 16 है तो आप किसी भी जगह पे जाके बाय करके पी नहीं सकते, ठीक है। अगर आपकी एज 16 है, 17 है, 18 से नीचे है, 16 और 18, 16 और 18 के दरमियान होनी चाहिए, तो आपके साथ कोई एडल्ट है तो फिर आप बाय नहीं करेंगे, लेकिन आप पी सकते हैं और खा भी सकते हैं, उनके खाना खा सकते हैं और उसके साथ। Pubs are usually open during the day from 11. Pubs, ये क्वेश्चन भी आता है, 11 बजे और 12 बजे संडे वाले दिन ये ओपन होते हैं, ठीक है। Night clubs with the dancing and music usually close later than pubs. तो नाइट क्लब्स ओपन भी लेट होते हैं, क्लोज भी लेट होते हैं, सुबह मॉर्निंग में कहीं होते हैं, लेकिन हर एक का टाइमिंग, द लाइसेंस डिस्क्राइब्स द आवर्स ऑफ पब ओपन एंड क्लोजिंग टाइम। तो उनका जो लाइसेंस होता है उस पर बताया जाता है कि किस
टाइम पे बंद होना चाहिए आपको, किस टाइम पे क्लोज होना चाहिए और ओपन होना चाहिए। लेकिन पब्स का स्पेसिफिक टाइम है 11 बजे नॉर्मल डेज में, 12 बजे संडे को। Betting and gambling. In the UK, people often enjoy gambling in sports and events. You have to be 18 to go into a betting shop and gambling clubs. तो आपको betting और gambling clubs में जाने के लिए भी 18 साल का होना चाहिए। There is a national lottery which draws are made every week. You can enter by buying a ticket. You must people under 18 are not allowed to buy the national lottery. Okay, मैं इसको summarize करता हूँ। पब से शुरू करता हूँ। पब्स में जाके ड्रिंक लेके पीने के लिए 18 साल का होना चाहिए, 18 से कम नहीं कर सकते। उसके बाद बैटिंग और गैम्बलिंग शॉप्स की एज लिमिट भी 18 साल है। उसके बाद अगर नेशनल लॉटरी लेनी है तो भी 18 साल होनी चाहिए आपकी, उससे कम का नहीं। ठीक है, ये आपको सारा समराइज हो गया। Pets. A lot of people in the UK have pets such as cats and dogs. They might have them, वो उसको कंपनी के लिए जो भी है। It is against the law to treat a pet cruelly and neglect it. अपने पेट को क्रूअली यानी कि उसके ऊपर जुल्म करना और उसको इवन निगलेक्ट करना, ये अगेंस्ट द लॉ है। ये ट्रू फॉल्स में आता है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। All dogs in the public must wear a collar showing the name and address of the owner. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं टिक कर देता हूँ। जो भी आपका कुत्ता है, पालतू है, उसका एक कॉलर होना चाहिए, यानी गले में पट्टा होता है, उसके ऊपर ओनर का नाम और एड्रेस होता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन आता है कि जो कॉलर के ऊपर क्या 2 चीज़ें होनी चाहिए, तो आपको बताना चाहिए कि उसका नेम एंड एड्रेस। सो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डॉग के कॉलर के ऊपर ओनर का नाम और टेलीफोन नंबर होता है, ट्रू फॉल्स। तो ये फॉल्स है क्योंकि टेलीफोन नंबर नहीं होता, एड्रेस होता है। The owner is responsible for keeping the dog under control and for cleaning up after in a public place. तो ये ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डॉग का पू है उसको सारे को साफ करे और उसको कंट्रोल में रखे अपने। Vaccination and medical treatment for animals are available from veterinary surgeons or vets. Okay, they are charities which may help people who cannot afford a vet. vet महंगे होते हैं, इस वजह से charities भी हैं। आज का हमारा आखिरी टॉपिक है प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। द यूके हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ पब्लिक फुटपाथ्स इन कंट्री साइड, यानी देहात का इलाका, पब्लिक फुटपाथ्स, पैदल चलना, चूँकि ज़्यादातर यूके तो कंट्री साइड है ना, तो इस वजह से लोग जाते हैं एंजॉय करने के लिए। देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर माउंटेन बाइकिंग, माउंटेनियरिंग एंड हिल वॉकिंग। सो there are 15 national parks in England, Wales and Scotland. very important क्वेश्चन कभी कभी आता है कि कितने नेशनल पार्क्स हैं, 14, 15, 13, 12, तो आपने 15 को चूज कर देना है। नेशनल पार्क्स का मतलब होता है कि ये लिखा भी हुआ है, there are areas of protected countryside that everyone can visit and where people live, work and look after the landscape. ये आउटस्टैंडिंग ब्यूटी का एरिया है, जैसे यॉर्कशायर डेल्स है, जैसे लेक डिस्ट्रिक्ट है, पीक डिस्ट्रिक्ट है, तो ये खूबसूरत जगह हैं। तो ये इनको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया जाता है, 15 हैं पूरे यूके में, और फिर इनकी हिफाजत की जाती है ताकि ये इसी तरह रहें, सारे लोग आके देखें, एंजॉय करें इनको। There are many museums in the UK which range from small community museums to large national and civic. Famous landmarks exist in towns, cities, अभी इसके हम बारे में पढ़ेंगे। Many parts of the countryside and places of interest are kept open by the National Trust in England. ये एक चैरिटी है नेशनल ट्रस्ट, तो ये सारी खूबसूरत जगहों का वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में नेशनल ट्रस्ट है, एंड नेशनल ट्रस्ट फॉर स्कॉटलैंड ये इन खूबसूरत जगहों का नेशनल पार्क्स की हिफाजत करते हैं। Both are charities that work to preserve important buildings, coastline, countryside in the UK. The National Trust was founded in 1895 by 3 volunteers, and now there are 61,000 volunteers helping to keep the organization running. तो ये जो नेशनल ट्रस्ट है, इसका काम ही है इन तरह की खूबसूरत जगहों की देखभाल करना और उनको लुक आफ्टर करना। ये 3 वॉलंटियर्स ने 1895 में बनाई और आज इसमें 61,000 वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो आज का लेसन ख़त्म हुआ। यहाँ पे वीडियो को रोक के आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स करें और फिर चेक करें कि कितने सही किए हैं, और अगर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखें, मैं आपको आंसर करूँगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।